नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जीएस बूस्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे जीएस एनालिसिस की, जिसमें आपको आर ओ पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मदद मिल सकेगी। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन भी बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछली कई एग्जाम में, पिछली कई परीक्षाओं में, घटना चक्र में भी आपने देखा होगा कि यहाँ से प्रश्न हर साल बनते हैं। चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे आर ओ का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आईएएस का हो, कोई भी एग्जाम हो। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम देखेंगे, यहाँ से प्राचीन इतिहास को जानने से पहले इसको हमको स्रोत को जानना होगा। इसके स्रोत क्या क्या हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। स्रोत में आपका स्रोत को हम लोग जो है दो तरह से बांट सकते हैं, दो भागों में। पहला स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। पहला है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। दूसरा साहित्यिक स्रोत है। इसके अंतर्गत हम लोग पहले स्रोत की बात करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, किस तरह से यहाँ से प्रश्न आते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पहला होता है अभिलेख। अभिलेख से क्वेश्चन कैसे बनते हैं जी, यहाँ हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, आयोग किस प्रकार क्वेश्चन बनाता है, और वनडे एग्जाम की दृष्टि से कितना जरूरी होता है इसको पढ़ना जी। अभिलेख हमें बताते हैं इतिहास लेखन का समय। इतिहास लेखन का समय, इतिहास कब लिखा गया है। और क्या बताते हैं हमें? उस समय की परंपरा, संस्कृति और विभिन्न प्रथाएं, जितनी भी प्रथाएं उस समय रहीं, उनके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है अभिलेख के माध्यम से। और प्रश्न यहाँ से कैसे बनते हैं, खास करके आरओ के लिए और पीसीएस के लिए, इसको देखा जाए। आरओ और पीसीएस के लिए प्रश्न ऐसे बनते हैं कि यह अभिलेख किस शासक से संबंधित है, किस शासक से संबंधित है। दूसरा क्या बनता है प्रश्न, यह इस अभिलेख में किन विषयों का वर्णन है, किन विषयों का वर्णन है, किससे संबंधित है। क्वेश्चन दूसरा क्या बन सकता है यहाँ से? दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है, कभी कभार इतिहास से संबंधित जितने भी शासक हैं, इतिहास से संबंधित जितने भी शासक हैं, और इनसे संबंधित जितने शिलालेख हैं, शिलालेख हो गए या अभिलेख हो गए, जितने भी अभिलेख हैं, यहां से प्रश्न बनता है मैचिंग करने के लिए, यानी मिलान करने के लिए प्रश्न बनता है, मिलान हेतु। एक तरफ देता है, यहां से एक तरफ दे देगा अभिलेख का नाम, एक तरफ अभिलेख हो जाएगा, और एक तरफ दे देगा शासक। यहां से मैचिंग टाइप के प्रश्न बनते हैं कि विद्यार्थी को इसे मैचिंग कराना होता है कि हाँ पहले का क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है। यहां से हर साल आरओ पीसीएस जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी, खास करके आरओ पीसीएस यूपीएससी के लिए यहां से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। और कभी कभी वनडे एग्जाम में यहाँ का टॉपिक पूछ लिया जाता है कि यहाँ से इस अभिलेख में क्या है, यह अभिलेख किस शासक से संबंधित है, किस शासक से संबंधित है। यहाँ से सीधे प्रश्न यहाँ से यहाँ बनते हैं, मतलब वनडे एग्जाम के लिए,
वनडे एग्जाम के लिए प्रश्न यहां से बनते हैं। और अधिकांशतः क्वेश्चन इतिहास के इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा 2024 पीसीएस प्री आपने देखा होगा कि किस तरीके से कितने फैक्ट भरे थे, क्वेश्चन में कितने फैक्ट थे। अगर उन फैक्ट को देखा जाए तो यह कहना सही होगा कि इस बार के एग्जाम में 2025 पीसीएस और आरओ एआरओ 2023 का एग्जाम जो अप्रैल मई में होने वाला है, इसमें कितना जरूरी है कि इस टॉपिक को कवर करना। जी, इसके लिए आपको इन टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बिना इस टॉपिक को कवर किए हम इतिहास में अच्छे नंबर या अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं अच्छा नंबर हमारा आ पाएगा। और दूसरा टॉपिक है यहाँ से हमारा स्रोत के माध्यम से, स्रोत में दूसरा आ जाता है। दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा है स्मारक स्थापत्य कला। इसके माध्यम से एग्जामर हमसे क्या जानने का प्रयास करता है? प्रश्न यहां से इस तरीके से बनते हैं कि किससे संबंधित है शैली, स्मारकों की शैली क्या है, जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, इस प्रकार के प्रश्न यहां से आते हैं। और दूसरा, इन स्थापत्यों का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया है, किस शासक के द्वारा किया गया है, या इनकी दीवारों पे किस प्रकार के चित्र हैं, या किस शैली में चित्र हैं, किस शैली में बनाया गया है, बाहर क्या है इसके भीतर क्या है, इसका तोरण द्वार कैसा है, और इसके साथ साथ विभिन्न रीति रिवाजों की भी जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न रीति रिवाजों की भी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। उस स्थापत्य से जुड़ी परंपराएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे भक्ति से संबंधित और साहित्य से संबंधित। उसके बाद से विभिन्न मंदिरों के माध्यम से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा स्रोत क्या है? तीसरा स्रोत है मूर्तियां एवं चित्रकला। आपने देखा होगा आरओ एआरओ एग्जाम में चित्रकला से एक प्रश्न आया था, चित्रकला से एक प्रश्न पूछा गया था, वो भी स्थापत्य चित्रकला से। ऐसे पट्ट शैली हो गया, उसके बाद मधुबनी हो गया, जो भी चित्रकला शैलियां हैं या लोक संगीत की शैलियां हैं। और जो मूर्तियां होती हैं, जैसे शिव की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, और विष्णु के अवतारों की मूर्तियां, एक किन स्थापत्य, किन मंदिरों से, किन महलों से संबंधित होती हैं, अधिकांश क्वेश्चन वहां से बनते हैं। और चित्रकला के जो होते हैं चित्रकार, यहां से प्रश्न इस तरीके का बन सकता है। यहां से दो तरह से प्रश्न बनता है।
एक वन लाइनर में बनता है सीधे सीधे कि चित्रकला किससे संबंधित है, किस शैली में है या किस विषय से है। दूसरा जो आरओ के लिए बनता है, आरओ और पीसीएस के लिए, पीसीएस के लिए यहां से किस प्रकार के बनते हैं। एक तरफ दे देगा आपको चित्रकला, एक तरफ दे देगा चित्रकार। अब आपको इनको मैचिंग कराना होगा। 4 ऑप्शन देंगे, 1 2 3 4, फिर ए बी सी डी जो भी होगा, इनके हिसाब से आपको मैचिंग कराना होगा। एक प्रश्न तो यहाँ से सीधे सीधे बनते हैं। और चौथा पॉइंट है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा चौथे पॉइंट में सिक्के और मुहर, सिक्के और मुहर। सिक्कों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, उस समय की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, विनिमय के साधन क्या थे, विनिमय के साधन। और सिक्कों से हमें जानकारी क्या प्राप्त होती है, और हमें सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है कि शासक, किस शासक के समय में, किस शासक के समय में कौन सा सिक्का, कौन सा सिक्का किस धातु का बनाया गया, किस धातु का बनाया गया। और इन सिक्कों से कभी कभी विषय भी पूछ देता है। विषय से कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको जरा देखते हैं, क्योंकि यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। सिक्के से प्रश्न इस प्रकार आता है कि सीता और राम की आकृति किस शासक के सिक्कों पर है। फिर आ जाएगा लक्ष्मी की आकृति, लक्ष्मी की आकृति किस शासक के सिक्कों पर निर्मित की गई है। यहां से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और उसके बाद देखा जाएगा मुहर, क्योंकि इस समय में मुहरों का भी प्रचलन बहुत अधिकांश मात्रा में था। मुहरों का काम राज्य की आर्थिक व्यवस्था में पड़ता था, इससे इनका बहुत योगदान था। अब मुहर कैसे बनते थे, मुहर पर क्या क्या होते थे, मतलब कितने, कौन से शब्द, कौन से विषय, कौन से विषय की जानकारी प्राप्त होती है मुहरों से, मुहरों से। उसके बाद मुहर से तो बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी सिक्कों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। सिक्कों से क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन 100% चांस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अतः इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा है आपके पास स्रोत में, दूसरा स्रोत है आपके पास साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे हम लोग कि साहित्यिक स्रोत में कहाँ से प्रश्न बनते हैं और किस तरह से प्रश्न बनते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भारतीय साहित्य, पहला हो जाएगा भारतीय साहित्य। दूसरा क्या हो जाएगा, विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य। इसमें हम पहले जानने का प्रयास करेंगे भारतीय साहित्य में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, भारतीय साहित्य से कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न का लेवल क्या हो सकता है, प्रश्न का लेवल क्या होता है। इसमें भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य में 2 प्रकार के ग्रंथ आते हैं, एक ब्राह्मण साहित्य और दूसरे ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य,
ब्राह्मणेतर साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत यहाँ से आपका है वेद, पहला है वेद। वेद, अब वेद से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं इसको देखा जाना चाहिए। वेद से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला है इनसे संबंधित विषय, इनसे संबंधित विषय कि किस वेद में किसके बारे में लिखा गया है और इनके रचनाकार, इनके रचनाकार। यहां से प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। कभी कभी होता है पीसीएस वगैरह एग्जाम में या आरओ के एग्जाम में, कभी कभी ऐसा होता है कि यहां से दे देगा आपको प्रश्न सीधे वेद, प्रश्न सीधे बनेगा यहां से वेद, और दूसरी तरफ आपको दे देगा यहाँ पे वेद के बाद विषय। ये पहले टाइप का है वेद से प्रश्न। विषय किस वेद में कौन सा विषय है, मैचिंग कीजिए, इसको मैचिंग करने के लिए देता है, इस टाइप का प्रश्न। दूसरा क्या बनता है यहाँ से प्रश्न वेद के, हाँ दूसरा प्रश्न यहां से बनता है वेद का कि संकलन कर्ता कौन है, संकलन कर्ता कौन है इसके। यहां से भी कभी कभी वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, यहां से वनडे एग्जाम में प्रश्न आता है। एसएससी का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, अगर उसमें इतिहास का टॉपिक है तो यहाँ से 100% चांस होता है कि प्रश्न बनेगा, और प्रश्न बनते भी हैं, जैसा कि आपने पिछले कई भर्तियों में देखा होगा, कई एग्जाम में देखा होगा, कई जीएस के पेपरों में। और दूसरा है आरओ, पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में यहाँ से बनते हैं वेद और संकलन करता है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनता है मैचिंग करने के लिए, यहाँ से भी इस तरीके का प्रश्न बनता है, या आप इसे मैचिंग कर दीजिए। या तो इस तरह का प्रश्न बनता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन करके देगा, और उसी चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिस वेद के संकलनकर्ता मिसमैच होंगे, मतलब उससे संबंधित नहीं होंगे, उसको आपको टिक लगाना होता है। तो वेद से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब वेद के बाद जानने का प्रयास करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। अब यहां से आता है ब्राह्मण ग्रंथ। इस वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। एक तरफ देगा वेद, एक तरफ देगा ब्राह्मण ग्रंथ। यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब हो सकता है 2025 के एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिले आप सभी को, क्योंकि अभी तक यहां से प्रश्न कम ही बने हैं, बट आयोग द्वारा देखा जा रहा है कि जहां जिस टॉपिक से प्रश्न अभी तक कम बने हैं, या जिस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, या उनको या तो फैक्चुअल डाटा के आधार पर प्रश्न पूछ ले रहा है, या तो फिर उन्हीं टॉपिक को सीधे उठा के प्रश्न पूछ ले रहा है, जिससे जो भी स्टूडेंट आरओ पीसीएस के लिए है और जो टेस्ट सीरीज वगैरह ज़्यादा सॉल्व करते हैं, जैसे घटना चक्र वगैरह हो गया, और कोचिंग संस्थाओं के टेस्ट सीरीज के माध्यम से खुद को बूस्ट करने का प्रयास करते हैं और पढ़ते हैं डेली, और ऐसे पढ़ते हैं कि उनको एनालिसिस नहीं करते हैं, बिना एनालिसिस किए टेस्ट देते रहते हैं। उनको इस बात का डर होता है कि अगर मैं एनालिसिस करूंगा तो मुझे अपनी कमियां दिखेंगी। तो हर किसी के बस की बात नहीं एनालिसिस करना, एनालिसिस करके पढ़ना। इस वजह से बहुत ही ज़रूरी है एनालिसिस करके पढ़ना। बिना एनालिसिस के अगर आप एग्जाम में जाएंगे बैठने तो आप पढ़े तो रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी रहेगी, लेकिन आप वहाँ पे क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हमको यह जानना जरूरी है कि कहाँ से किस तरह से प्रश्न आते हैं। और आज के साथ ही, और अब बात करेंगे अगले टॉपिक पर और नेक्स्ट वीडियो में, और इसे देखने के लिए, समझने के लिए, और किस तरीके से कहाँ से प्रश्न आते हैं, इसको बेहतर तरीके से जानने के लिए
वीडियो से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।